बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, ओके, और इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते रहते हैं। बेटा इस चैप्टर के अंदर जो याद करने वाली चीजें आपके लिए है ना, वो आपने सबसे पहले इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पेज पर जाना है और आप लोगों ने इसके इस फॉर्मेट को देख लेना है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट समझ आ गया है ना, तो इस चैप्टर से रेलिवेंट आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। बेसिकली जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना करती है, अगर हम लोग बात करें अपने ट्रेडिंग बिजनेस की, तो ट्रेडिंग बिजनेस वाले इसकी स्टेटमेंट्स को इस तरह से बनाते हैं कि सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती रहती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस मींस के नेट परचेजेस, इसमें रिटर्न, डिस्काउंट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल करके, उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ये उस वो सिचुएशन है जब आप ट्रेडर हैं तो आपके पास फिनिश्ड गुड्स ही अवेलेबल हुआ करती हैं, तो आप अपनी फाइनल प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर आके लिख दिया करते हैं और हमेशा फिनिश्ड गुड्स आप परचेज करते हैं तो परचेजेज आ जाती हैं। तो यहाँ से आपको मिलती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सेल्स में से लेस कर रहे हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। एम आई राइट? अच्छा, जब आप लोग होते हैं ना मैन्युफैक्चरर, तब बेटा फिनिश्ड गुड्स आप परचेज नहीं करते, आप फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद से प्रोड्यूस करते हैं। तो तब आपके पास जाके ये जो स्टेटमेंट बना करती है, वहां पर ओपनिंग स्टॉक से मुराद होता है फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से मुराद होता है फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। और परचेजेस की जगह पर यहां पर रिप्लेस हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ये आ जाता है हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी? उसके लिए आपको अलग से एक वर्किंग बनानी पड़ती है और उस वर्किंग में आपने अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास 3 किस्म की इन्वेंटरीज मौजूद होती हैं। आपका रॉ मटेरियल जिससे आप लोग अपनी फाइनल प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, आपका वर्क इन प्रोसेस और आपकी फिनिश्ड गुड्स जो अभी तक सेल नहीं हुई, ये 3 किस्म की इन्वेंटरीज मौजूद होती हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाने के लिए अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाए तो काफी सारे एमसीक्यूज के आंसर आप लोग खुद कर लेंगे और इसी से ही रेलिवेंट होते हैं कि सबसे पहली चीज आपने देखना है कि आपने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया, क्योंकि अब आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं परचेज करने वाले। आपने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर और पहले से कितना रॉ मटेरियल आपके पास मौजूद था। ये दोनों जब आप ऐड करेंगे तो ये वो रॉ मटेरियल है जो अवेलेबल फॉर कंजम्पशन है, अवेलेबल फॉर यूजेज है। ये टोटल रॉ मटेरियल आपके पास मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने सारे का सारा रॉ मटेरियल ही कंज्यूम कर लिया हो। उसमें से कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास मौजूद होगा जो अगले साल यूज होना है। तो इसमें से आपने इसको माइनस किया तो ये वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी जितना रॉ मटेरियल आपने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया होगा। ये कहलाता है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में करंट ईयर में यूज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ये रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल किया। अब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए आपने साथ में वेजेस भी लगानी होती हैं, लेबर लगानी होती है, उनको वेजेस पे करनी होती है। आपने इस लेबर को डिवाइड कर देना है 2 पार्ट्स में, प्रोडक्शन लेबर एंड नॉन प्रोडक्शन लेबर, बल्कि 3 पार्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर। अब ऐसी लेबर, ऐसे वर्कर्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बन रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं डायरेक्ट लेबर, और वो आपके पास यहां पर आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर वो यहां पर आ जाएगी। ऐसे वर्कर्स जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है लेकिन फैक्ट्री का पार्ट जरूर है, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले स्वीपर्स हो गए, वॉचमैन हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनते, लेकिन इनके बगैर भी फैक्ट्री नहीं चल सकती। तो ये नॉन प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनते रहते हैं,
तो वो हमारी इनडायरेक्ट वेजेस बन जाती हैं और हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे एम्प्लॉयज जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वर्क को संभालते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? आपने अपने पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर किसी किस्म के कुछ हैं, आपने इन तीनों का करना है अपने पास सम। और हमेशा याद रखिएगा कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम हमारे पास कहलाता है प्राइम कॉस्ट, जिसे टोटल डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। सेकंड नेम जरूर याद रखिएगा, प्राइम कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। मोस्टली इसमें शामिल होता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ओके, अच्छा, इसके बाद प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री के बाकी सारे एक्सपेंसेस शामिल कर देने हैं, जिन्हें हम लोग कहते रहते हैं हर वो एक्सपेंस जो हम लोगों ने ऊपर ट्रीट नहीं किया और फैक्ट्री से रेलेवेंट है, आपने यहां पे लिख देना है। इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाता है। और वर्ड ओवरहेड का मतलब एक्सपेंसिव होता है। अब उसमें क्या चीज शामिल हो सकती है भाई? डायरेक्ट मटेरियल ऊपर, इन केस किसी किस्म का कोई इनडायरेक्ट मटेरियल है तो वो यहां पर आ जाता है। इनडायरेक्ट वेजेस हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो यहां पर आएगी। फैक्ट्री रेलिवेंट कोई भी डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन वो इधर आएगी, एक्सपेंस आउट नहीं होनी। वो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट बनेगी आकर, उसे आपने एक्सपेंसेस के तौर पर नहीं लेकर जाना, तो यहां पर वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर अगर फैक्ट्री की कोई इंश्योरेंस है, प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस है, वो भी एक्सपेंस आउट नहीं करनी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगी वो हमारे पास। फिर फ्यूल एंड पावर और अदर फैक्ट्री और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जितने भी होंगे। जैसे ही आप लोग प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को शामिल करते हैं, ये कहलाती है फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फर्क है। कॉस्ट की जब बात करेगा तो उसमें प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड शामिल है, और जब ओवरहेड की बात करता है तो एक्सक्लूडिंग प्राइम कॉस्ट आपने बताने होते हैं, सिर्फ एक फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ये बताने होते हैं। इसी के साथ साथ एक और वो टर्म यूज करता है जिसे कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट में बेटा हमारे पास डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स शामिल हैं। मतलब सिर्फ लेबर, सिर्फ मटेरियल शामिल नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल को माइनस कर दूं तो कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि भाई कन्वर्ट करने की कॉस्ट किसको, रॉ मटेरियल को, किस में, फिनिश्ड गुड। तो भाई रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है तो मटेरियल की कॉस्ट को अलग करो। कन्वर्ट कौन करेगा? लेबर। किसकी मदद से करेंगे? फैक्ट्री की मदद से। तो लेबर और फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस मिलकर कन्वर्जन कॉस्ट बनती हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? और अब हमारे पास यहां पर जैसे ही फैक्ट्री कॉस्ट आ जाए उसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपने ऐड कर देना है। और इसने लिखा ऐड परचेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस, जो कि बहुत रेयर सिचुएशन होती हैं कि हम लोग वर्क इन प्रोसेस को जाके परचेज करें। इन केस अगर कोई है तो यहाँ पे ऐड कर देना। और ये वैल्यू आपके पास बना करती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। देखिए भाई, अगर मैंने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, कि जरूरी नहीं मैं इसको ऐड करूं। मैं डायरेक्ट ये जो भी वैल्यू आएगी इसमें से लेस कर दूं क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। लेकिन आपको इस स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बच्चे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करके बताते हैं, हालांकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें फर्क है। सेम केस रॉ मटेरियल के साथ है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दोनों में फर्क है। क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, माइनस नहीं करते तो अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। क्लियर? तो इस किस्म की आपकी नॉलेज टेस्टिंग हो सकती है। जब आपको ये फॉर्मेट समझ आ जाए तब आपके लिए ये पूरा चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को जाके पुट करना होता है। सिर्फ आपने ये करना है कि इस चैप्टर की थ्योरी को एक मरतबा रीड करना है कि आपको पता चल जाए कि भाई डायरेक्ट लेबर में क्या शामिल करना है, आपने अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या शामिल करना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास कौन कौन से होते हैं। आपने जस्ट वन टाइम उनकी रीडिंग करनी है, बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट से बेटा रेलिवेंट है, तो वो हम लोग 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स के। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ और वो है हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके बेटा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा उस टाइम पर बनाई जाती है जहां बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस और हमारी अपनी कैश बुक के बैलेंस के दरमियान डिफरेंस आ जाए, तब हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है। ये जितने भी पॉइंट्स गिवन है, मेथड्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट, ये जस्ट वन टाइम रीडिंग है। मतलब ये हमें बता रही हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस में आपने जाकर अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करना होता है और कौन सी सिचुएशन में अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। मतलब अगर मैं चेक रिसीव करूंगा तो जाके डेबिट कर दूंगा, रिसीव किससे करूंगा, अंडरस्टूड से बात है कस्टमर से। अगर मैं चेक इशू कर रहा हूं तो मैंने अपनी कैश बुक को क्रेडिट करना है, इशू किसको करूंगा, अंडरस्टूड सी बात है अपने सप्लायर को। ओके, इसमें इतना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। नेक्स्ट आपको वो कैश बुक बैंक बुक, बेटा ये दोनों एक ही चीजें हैं। कैश बुक बैंक बुक से मुराद बैंक स्टेटमेंट नहीं है। कैश बुक बैंक अकाउंट ये हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमने इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है। बैंक स्टेटमेंट एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट आता है और उसको हम लोग यूज करते हैं अपने अकाउंट्स की चेकिंग के लिए। तो उसमें आप लोग डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाते हैं। बेसिकली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में आपने कैश बुक पढ़ा था, उसमें आप बैंक के कॉलम के साथ साथ कैश का कॉलम भी लिखते थे। सिर्फ फर्क ये आ जाता है वही कैश बुक है, लेकिन हम लोग कैश का कॉलम इसमें नहीं लेते। हम सिर्फ बैंक के साथ जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई हैं हम सिर्फ उनको देख रहे हैं, तो सिर्फ बैंक का कॉलम उठा लेते हैं उसमें। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? नेक्स्ट बेटा, आपको बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया गया कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि भाई दो पार्टीज के दरमियान जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रांजैक्शन की नेचर बदल जाती है। मतलब आप गुड्स सेल करने लगे, आपके लिए सेल्स हैं, लेकिन जिसको आपने सेल्स की उसके लिए परचेजेस हैं। आपने सेल की, आपके लिए क्रेडिट नेचर है सेल, लेकिन जिसने गुड्स आपसे ली उसकी परचेजेस डेबिट नेचर है। आप कैश पे करोगे तो आप क्रेडिट करोगे, लेकिन दूसरा आपसे कैश रिसीव करेगा तो वो डेबिट करेगा। तो बेटा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में और हमारे बैलेंस में ये इख्तलाफ चलता है कि जिस चीज को मैं डेबिट करता हूं बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट साइड पे मौजूद होती है, और जिस चीज को मैं क्रेडिट करूंगा अपनी कैश बुक में बैंक स्टेटमेंट की वो डेबिट साइड। मेरा डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस बेसिकली मेरी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस हो तो वो मेरा क्रेडिट बैलेंस है, मेरे लिए नेगेटिव बैलेंस है, मेरे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट है वो। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो आपको देखें क्या आपको नजर आ रहा है 497 क्रेडिट। यहां से आपने ये नहीं परेशान हो जाना कि ये क्रेडिट क्यों, तो ये बेसिकली बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है
तो ये आपके लिए आपका डेबिट पॉजिटिव बैलेंस है कि आपके पैसे बैंक में रख रहे हैं। देखिए भाई, आपके लिए एसेट है, बैंक के लिए तो लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटीज की नेचर क्रेडिट। अब अगर बैंक वाले कहें कि नहीं भाई ये डेबिट है, तो वो बैंक वालों का डेबिट है, हमारे लिए क्रेडिट है, हमारी लायबिलिटी बन जाएगा, हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। क्या ये बातें सब बच्चों को क्लियर हो गई? उसके बाद बेटा कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस हमारे पास आते रहते हैं। कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस अगर मेजर देखे जाएं तो हमारे पास 4 किस्म के डिफरेंसेस हैं। उनमें भाई सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि भाई हम लोगों ने कोई ऐसे एरर्स या ओमिशंस की अपनी कैश बुक में, कोई ऐसी चीज जो मतलब मुझे डेबिट करनी चाहिए थी 100 रुपए से, लेकिन मैंने डेबिट कर दी 200 रुपए से, या मुझे डेबिट करना था मैंने क्रेडिट कर दिया, या मुझे डेबिट करना था और मैंने नहीं किया, तो ये मेरी मिस्टेक्स हैं। तो यहां पर देखें डिफरेंसेस आ जाने हैं। जब भी मैं अपनी कैश बुक के अंदर किसी किस्म के कोई एरर्स करूंगा तो मेरे बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में डिफरेंसेस आ जाने हैं। दूसरी रीजन हमारे पास बनती है टाइम डिफरेंसेस, और ये जो टाइम डिफरेंस हमारे पास होते हैं ना, ये 2 तरह के होते रहते हैं। एक होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स और दूसरे होते रहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। ये मतलब एरर्स नहीं होते, ये सिर्फ वजह ये होती है कि अगर इनको टाइम दिया जाए तो इन्होंने ठीक हो जाना है अपने वक्त पर आकर। क्या मतलब कि भाई अकाउंटिंग ने हमसे कहा कि आप जिस दिन चेक इश्यू करो उसी दिन अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो। अब हमने जिस दिन चेक इश्यू किया हमने क्रेडिट कर दिया, एम आई राइट? लेकिन बैंक वाले क्या हमें डेबिट उसी दिन कर लेंगे कि इन्होंने चेक इश्यू किया हुआ है? जब तक बैंक वालों को वो चेक प्रेजेंट नहीं होगा फॉर पेमेंट, वो कभी भी मुझे डेबिट नहीं करेंगे। अब ना गलती पर मैं हूं और ना गलती पर बैंक वाले हैं। कौन जिसको चेक दिया है कि भाई उसने अभी तक प्रेजेंट क्यों नहीं किया? तो अगर प्रेजेंट नहीं किया तो बेटा मेरी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर वो चेक नजर आएगा कि मैंने उसे क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन मेरी बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम में नजर ना आए। ऐसे चेक को अनप्रेजेंटेड चेक कहा जाता है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? इसी तरह से अगर हम बात करें अनक्रेडिटेड चेक्स की, तो ये वो चेक होते हैं जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर लिए होते हैं। मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया, मैंने रिसीव कर लिया, तो अकाउंटिंग हमें ये कहती है कि जिस दिन आप चेक रिसीव करते हो उसी दिन अपनी कैश बुक को डेबिट कर लो। लेकिन मैंने वो चेक रिसीव करके अपने आप को डेबिट कर दिया और मैंने बैंक में जब भिजवाया, बैंक ने अभी तक मुझे क्रेडिट नहीं किया। क्यों? उन्होंने कहा क्लियरेंस के लिए भेजा हुआ है, जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगी हम आपको डेबिट नहीं कर सकते। और उन्होंने डेबिट करना भी नहीं था, क्रेडिट करना था उन्होंने, तो हम आपको क्रेडिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना 1-2 दिन लग जाते हैं और उसी दौरान हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। तो मैंने खुद को डेबिट कर लिया कैश बुक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट कॉलम में वो चेक मुझे नजर नहीं आया। तो ऐसे चेक को हम लोग अनक्रेडिटेड चेक्स कहते रहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आते हैं एरर्स और ओमिशंस बाय बैंक। जरूरी नहीं कि सारी मिस्टेक्स हम लोगों ने की हुई हो, कुछ मिस्टेक्स बैंक वालों ने भी की हुई होती हैं। देखिए, अगर आप मिस्टेक करते हैं अपनी बुक्स के अंदर, आप खुद ठीक करें, आप अपनी कैश बुक को एडजस्ट करें। लेकिन अगर बैंक वालों का कोई एरर है, आप अपनी कैश बुक में ना लेकर आना, कैश बुक में नहीं लिखना। बैंक वाले कोई एरर करते हैं, बैंक वालों ने आपको डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, किसी और को डेबिट करना था, आपको कर दिया, किसी और को क्रेडिट करना था, आपको कर दिया। ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आपने हमेशा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लेकर जाना है। अब इन 4 डिफरेंसेस में से टाइम डिफरेंसेस हमेशा बीआरएस का पार्ट बनते हैं, एंड एरर्स मेड बाय बैंक ये भी बीआरएस का पार्ट बनते हैं।
अगर हमारे अपने कोई एरर्स हैं कि कोई चीज डेबिट क्रेडिट करनी थी और हमने नहीं की, वो हमेशा हमारी एडजस्टेड कैश बुक का पार्ट बनते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? पर्पसेस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन? स्टूडेंट को ये पता होता है कि यार मैं रिकॉन्सिलिएशन ऐसे करूंगा, ये नहीं पता होता इसका पर्पस क्या है, तो वो अपनी तरफ से ना जर्नल पर्पसेस ढूंढ रहा होता है। वो कहता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, किसको टिक करूं? तो जो बुक में लिखा हुआ है उसको टिक करो। और वो कैसे पता चलेगा? जब बुक पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो वहां पर सिर्फ वो फिर तुक्के लग रहे होते हैं कि यार सारे ही तो ठीक है, बेसिकली सारे नहीं होते। आपने हमेशा प्राइमरी पर्पस बताना होता है। तो आपसे क्या कहता है? द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी reconciled to ensure that all known cause of differences have been recorded, corrected और ये इसका पर्पस है रिकॉन्सिलिएशन का, कि जो हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान जो डिफरेंसेस आए हैं वो सारे के सारे डिफरेंसेस रिकॉन्साइल हो गए, रिकॉर्ड हो गए और करेक्ट हो गए। इफ द बैलेंस इज नॉट रिकॉन्साइल, उसके बावजूद रिकॉन्सिलिएशन के बावजूद भी अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारी एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मतलब अभी तक कोई ना कोई डिफरेंस है जो हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्ड या रिकॉन्साइल नहीं किया। Not reconciled even after incorporating all the available information, it indicates either uncorrected errors or omissions or embezzlement. आपने हर तरह की कोशिश कर ली तो एंड पे रह जाता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने कोई कैश यहां से चोरी कर लिया है। ओके, which should be investigated। तो आप उस डिफरेंस को ढूंढोगे, ऐसा क्यों? क्लियर हो गई ये बात? अच्छा बेटा, फिर आ जाते हैं रिकॉन्साइलिंग द बैलेंसेस। तो ये डिफरेंट उसने आइटम्स हमें लिखकर बता दिए हैं कि डिसऑनर चेक क्या है, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स वगैरह क्या होते हैं, या आपने एक मरतबा अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं और इनसे रेलिवेंट आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक तो एडजस्टेड बैलेंस की बात आ गई कि भाई ऐसा हो सकता है जो आपने अपनी कैश बुक बनाकर हमें बैलेंस कैरी डाउन बताया, हो सकता है वही ठीक नहीं है, आप उसको एडजस्ट करो, आप उसको एडजस्ट करो। हर वो आइटम जो हमारी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर नजर आए लेकिन आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर मौजूद ना हो, आपने अपनी कैश बुक में जाके रिकॉर्ड कर। जैसा कि बैंक चार्जेस, भाई बैंक चार्जेस जब भी डिडक्ट करने होंगे उसके लिए बैंक को आपसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, उसने डिडक्ट कर लेनी, और आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखे हुए। तो फिर बैंक स्टेटमेंट की डेबिट कॉलम में मैंने देखा कि अमाउंट विथड्रॉ हुई पड़ी है, वहां से पता चलेगा, और मैंने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं कैश बुक की क्रेडिट साइड पर आके उसको रिकॉर्ड करूंगा, बैलेंस एडजस्ट करना पड़ गया ना। इसी तरह से अगर हर वो आइटम जो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम में मौजूद हो लेकिन आपकी कैश बुक की डेबिट साइड पर आपको नजर जाकर रिकॉर्ड कर दो, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर बैंक ऑलवेज राइट। तो बैंक ने आपको हमेशा ठीक डेबिट और ठीक क्रेडिट किया हुआ है, आपने नहीं रिकॉर्ड किया तो ये आपकी मिस्टेक है, एडजस्टेड कैश बुक में जाके रिकॉर्ड करो। इन केस बैंक ने आपको गलती से डेबिट क्रेडिट किया तो वो आप चुप नहीं रहेगा, अब वो आपको बताए कि भाई ये बाय मिस्टेक डेबिट या क्रेडिट हुआ, वो ना जाके रिकॉर्ड करना अपनी कैश, वो बीआरएस में लेके चलेगा। क्या आपको मेरी ये बातें समझ आ गई हैं? अच्छा जी, आपने बेटा ये बातें भी साथ साथ याद रखनी है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम लोग आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चन में वो वर्ड चेंज कर लेता है,
तो हमें पता ही नहीं होता कि भाई इसका नाम क्या है, हम आउटस्टैंडिंग चेक्स को अनक्रेडिटेड समझ रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। अनप्रेजेंटेड चेक्स मतलब आउटस्टैंडिंग चेक्स जिनके अगेंस्ट अभी पेमेंट करनी है हम लोगों ने, तो वो कौन से चेक्स होंगे जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो अभी तक हमने उनके अगेंस्ट पेमेंट करनी है। और इसी तरह से अनक्रेडिटेड चेक्स को कहा जाता है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स या लॉन्चमेंट्स, आपने इनके नाम याद रखने हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, कम टू एन एंड व्हेन द चेक इज क्लियर्ड collected credited by बैंक, मतलब ये टाइम डिफरेंस उस टाइम पे एंड हो जाता है जब बैंक वाले मुझे क्रेडिट कर दें, तो क्या फिर कोई डिफरेंस रह जाएगा? मतलब मैं उन्हें यही कह रहा हूं ना कि भाई तुमने मुझे क्रेडिट नहीं किया, अनक्रेडिटेड हूं मैं, और वो जाके मुझे क्रेडिट कर दें, क्या फिर कोई डिफरेंस रहेगा? खत्म हो जाएगा, वक्त की जरूरत है बस इसको। डन। The amount to be reconciled in, तो यही बात मैंने आपको पहले बताई कि टाइम डिफरेंसेस हमेशा बीआरएस के अंदर जाते रहते हैं, ये कभी भी हमारी कैश बुक का पार्ट नहीं। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं या अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये हमेशा बीआरएस के अंदर जाएंगे। फिर क्या कहता है, मस्ट एक्सक्लूड पोस्ट डेटेड कैंसल टाइम बार्ड एंड, कहता है कि आपने अनक्रेडिटेड चेक्स में, और इसी तरह से ऊपर देखें, द अमाउंट टू बी रिकॉन्साइल्ड इन मस्ट एक्सक्लूड पोस्ट डेटेड कैंसल्ड एंड टाइम बार चेक। भाई देखो, एक चेक है जिसके ऊपर डेट मेंशन है 15 जनवरी, 15 जनवरी, और वो चेक मैंने आज रिसीव कर लिया। आज से मुराद है आज है 31 दिसंबर, मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। क्या मैं उसको अपनी कैश बुक का पार्ट बनाऊं? ना, पोस्ट डेटेड चेक, ये मैच्योर ही नहीं हुआ। मैं इसको डेबिट कर भी दूं, बैंक वाले मुझे क्रेडिट नहीं करेंगे। मैंने रीजन पूछी, कहते हैं भाई 15 तारीख को इसने मैच्योर होना है, हम तुम्हें क्रेडिट 15 तारीख को करेंगे। क्लियर? अनक्रेडिटेड की लिस्ट में नहीं आने वाला। बेसिकली उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं बनती, उसकी रिकॉर्डिंग ही उसी दिन बनेगी जिस दिन मैं एलिजिबल हूंगा उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए। ऐसे चेक को पोस्ट, इसी तरह से अगर मैं किसी को इश्यू कर देता हूं चेक 31 दिसंबर को और उस पर डेट लिखता हूं 15 जनवरी, वो चेक प्रेजेंट हो भी जाए तब भी पेमेंट नहीं होने वाली, तो कहते हैं उसको अनप्रेजेंट चेक कंसीडर ना करना, उसको उसी दिन रिकॉर्ड करना जिस दिन उसके अगेंस्ट पेमेंट। क्लियर? तो कहते हैं इनको निकाल, फिर ऐसे चेक्स को कैंसिल हो जाए। तो बेटा जो चेक तुमने इशू किया और वो अनप्रेजेंटेड था, अनप्रेजेंटेड की लिस्ट में आ गया, लेकिन तुमने वो चेक कैंसिल कर दिया। अब अगर बैंक वालों को कॉल किया, उनसे कहा कि जनाब ये चेक कैंसिल कर दें, इसके अगेंस्ट पेमेंट ना करना, अब बताओ वो प्रेजेंट हो भी जाए तो क्या पेमेंट होने वाली है? तो फिर अनप्रेजेंटेड क्यों लिखा हुआ है उसको? तो अनप्रेजेंटेड क्यों लिखा हुआ है? इसी तरह से अनक्रेडिटेड चेक्स वो भी ऐसे कि कैंसिल हो जाएं तो कभी भी आपको क्रेडिट नहीं करने वाले, तो अनक्रेडिटेड चेक्स की लिस्ट में भी शामिल नहीं होंगे। और यहां पर अगर गौर करें तो उसने टाइम बार्ड एंड डिसऑनर्ड चेक्स लिखा। टाइम बार्ड ऐसे चेक्स जो एक्सपायर हो चुके हों, मतलब 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन गुजार चुके हैं। आपको अगर एक चेक इश्यू हो जाए 1 जनवरी को, आपके पास 6 मंथ्स हैं, 1 जनवरी से ऑनवर्ड 6 मंथ्स हैं, आप उसको प्रेजेंट करें और उसके अगेंस्ट पेमेंट ले लें, ये लीगल चेक है। लेकिन अगर आप 1 जुलाई को चले जाते हैं, उस बंदे के अकाउंट में करोड़ों रुपीस पड़े हों और आपका चेक को 5,000 रुपए का, आपको पैसे नहीं मिलने, एक्सपायर हो चुका है। और ऐसे चेक को कहा जाता है टाइम बार्ड चेक। ये डिसऑनर नहीं है, ये आपकी गलती है भाई, आपने जल्दी पेश क्यों नहीं,
क्लियर। और डिसऑनर्ड क्या होता है कि भाई आप गए चेक इशू किया, अच्छा दोनों ही हो सकते हैं वैसे तो, बेसिकली आपने चेक रिसीव किया अपने कस्टमर से, आपने जाके प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए और उन्होंने कहा सॉरी अकाउंट क्लोज्ड, डिसऑनर्ड, इनसफिशिएंट फंड्स, कुछ भी रीजन बता दे, पेज नेम इनकरेक्ट, कुछ ऐसी बात हो सकती है, ओवर राइटिंग जिसकी वजह से नहीं कर रहा पेमेंट, ऐसे चेक को कहा जाता है डिसऑनर, मतलब जिसको ऑनर नहीं किया गया, जिसके अगेंस्ट हमें पैसे नहीं दिए गए, वो डिसऑनर चेक है। उसकी आके आपने जब डिसऑनर हो चुका है तो फिर अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर। अक्सर ऐसा होता रहता है, आपको बता देता है आउटस्टैंडिंग चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज, दिस इंक्लूड्स, और उस इंक्लूड्स में ना पोस्ट डेटेड, कैंसल, टाइम बार एंड डिसऑनर चेक की वो लिस्ट बता देता है कि इसमें ये चीजें, तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। क्लियर। तो फिर साथ में अपनी कैश बुक को भी एडजस्ट करना पड़ता है। डन। नेक्स्ट देखें, ये फॉर्मेट्स हैं भाई, दो फॉर्मेट्स जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। भाई आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपने कोई एक फॉर्मेट याद रखना है, क्योंकि अगर दोनों रख लिए ना आप कंफ्यूज हो जाए, और जब एक याद हो गया ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद है। उसका रिवर्सल है कि आपने सबसे पहले ये बात डिसाइड कर लेनी है कि आपने बीआरएस का स्टार्ट लेना कौन से बैलेंस से है। तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से उसका स्टार्ट लें, जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस लिखा हुआ है ना वो अपने पास लेकर आ जाए, या एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस लेकर आए। कैश बुक का बैलेंस नहीं बोला मैंने, मतलब कैश बुक को पहले अपनी तमाम ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट करो, उसके बाद बैलेंस लेकर आओ। कौन सा इजी लग रहा है आपको? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ज्यादा इजी लग रहा है। बस बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उठाना है, पीआरएस बनाना शुरू कर दूंगा, और अब एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, दो तीर से एक शिकार हो जाएगा। अच्छा, वो किस तरह से कि भाई इन केस अगर मुझसे पूछ लेता है एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बताओ, और मैंने देखा कि यार एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के लिए अब आपको अनएडजस्टेड बैलेंस भी चाहिए, ऐसा हो सकता है वो स्किप कर दें और फिर पूछे एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, तो बीआरएस से आके फाइंड कर लेना, बीआरएस से आकर फाइंड। और वो कैसे? जब आप स्टार्ट करोगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसकी जैसे ही एडजस्टमेंट्स करोगे ना वो आपके पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ही आ जाएगा, और वही आपकी बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। ना तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के तौर पर जाता है, ना ही आपकी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस जाता है। हमेशा आपकी बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस जाया करता है। क्लियर? क्लियर? तो इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक वालों का बैलेंस ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आपने एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस लेके जाना होता है वहां पर। क्लियर? आपने फर्स्ट वाले फॉर्मेट को अप्लाई कर देना है, आपने सिर्फ इसको याद रखना है, ये फॉर्मेट। दूसरे वाला फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए। अब इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। अब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस क्या है। अगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है तो आपने यहां पर पॉजिटिव वैल्यू लिखनी, और अगर वहां पे डेबिट बैलेंस है तो आपने ये वैल्यू इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स लिखनी है, नेगेटिव वैल्यू लिखनी है फिर आप लोगों ने। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आपने इसमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड चेक्स को लेस कर देना है, अनप्रेजेंटेड चेक्स को लेस कर देना है।
एंड अनक्रेडिटेड चेक्स को ऐड कर देना है। बस ये बात याद रखने वाली है कि ऐसा ना हो कि अनप्रेजेंटेड ऐड हो जाए और अनक्रेडिटेड लेस। अब ऐसा भी वो क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है, क्या आपको वो BRS बना कर दे, अनप्रेजेंटेड लेस होने थे वो ऐड कर दें, अनक्रेडिटेड ऐड होने थे वो लेस कर दें, और आपको कैश बुक का बैलेंस उठा के दे दें। तो भैया आपको जाके रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसकी BRS को ठीक करना पड़ेगा, और फिर आपको बैलेंसेस मिलने हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के अनप्रेजेंटेड चेक्स को लेस कर देना है और अनक्रेडिटेड चेक्स को ऐड कर देना। ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अच्छा देखो, बात सुनो भाई, मुझे कैसे ये बात याद रहेगी? अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स बेसिकली कौन से होते हैं हमारे पास? ऐसे चेक्स जो मेरी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे मौजूद हैं, मतलब मैं इशू कर चुका हूं। तो मैंने जब क्रेडिट साइड पे लिखा तो मैंने अपने बैलेंस को कम कर लिया। तो बैंक वालों के साथ अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो क्या बैंक वालों ने मेरे बैलेंस को कम किया हुआ है? उन्होंने कहा भाई हमें प्रेजेंट ही नहीं हुआ, हम कैसे लेस कर दूं? मैंने कहा कि भाई तुम लेस करो, तुम्हें प्रेजेंट हो जाएगा। कर दिया लेस। ओके, जैसा मैंने अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने उनके बैलेंस को वैसा ही एडजस्ट करवाया। ये बात क्लियर हो गई कि मैं अपने बैलेंस को इन चेक्स के अगेंस्ट जो मैं अपने कस्टमर को इशू कर चुका हूं और उन्होंने आपको प्रेजेंट नहीं किए, जब करेंगे तो आपने तब भी तो मेरे बैलेंस को माइनस करना है ना, तो अभी कर दो। हो गया क्लियर? इसी तरह से अब बेसिकली मैं बैंक स्टेटमेंट को ठीक करने जा रहा हूं, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को ठीक करने जा रहा हूं। तो वही मैं ठीक कर रहा हूं कि जब फ्यूचर में ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो मेरा ठीक वाला बैलेंस क्या होगा, तो मैं वही फाइंड करने जा रहा हूं कि यार कल को भी तो तुमने माइनस करना ही है ना, ये लो मैं अभी माइनस कर देता हूं। इसी तरह से अगर अनक्रेडिटेड को देखें, मैं अपने आप को डेबिट करके अपना बैलेंस इंक्रीज कर चुका हूं, लेकिन बैंक वालों ने क्या ऐसा किया? बैंक वालों की बैंक स्टेटमेंट में की क्रेडिट साइड पर वो मुझे नजर, तो उन्होंने अभी तक मेरे बैलेंस को कम रखा हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि भाई कल को भी तो तुमने मुझे क्रेडिट करना है, क्रेडिट करोगे तो मेरा बैलेंस इंक्रीज करोगे, यार आज कर दो, मैंने स्टेटमेंट बनानी है। तो जाके हम लोगों ने अनक्रेडिटेड को ऐड कर दिया। क्लियर? इन केस कभी भूल जाए तो थोड़े लम्हा अपने आप को देना और इस बात को सोच लेना कि मैंने इसके साथ क्या किया। तो आपने BRS का स्टार्ट करना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसमें से अनप्रेजेंटेड चेक्स को लेस करना है और अनक्रेडिटेड चेक्स को ऐड कर देना है। ये बात क्लियर? फिर एक तो ये दो चीजें हो गई ना, मतलब बेसिकली एक ही चीज है, टाइम डिफरेंस, लेकिन टाइम डिफरेंस दोनों आ गए, BRS में चले गए। फिर हम लोगों ने कहा था कि बैंक की मिस्टेक्स, बैंक्स की दो मिस्टेक्स हो सकती हैं, या तो उन्होंने मुझे गलत क्रेडिट किया या उन्होंने मुझे गलत डेबिट कर दिया। ये दो मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब आपने सोचना है, अगर वो मुझे गलती से क्रेडिट कर दें, अगर वो मुझे गलती से क्रेडिट कर देंगे तो उन्होंने मेरे बैलेंस को बढ़ा नहीं लिया, क्या ओरिजिनली बढ़ाना चाहिए था? उन्होंने कहा यार हम इसको ठीक कर लेते हैं, मैंने कहा चलो मैं इसको अभी ठीक कर लेता हूं। अगर गलती से वो मुझे क्रेडिट कर देते हैं और मेरे बैलेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो मैं उसको कम कर दूंगा। तो रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक आपने लेस करना है। बैंक ने गलती से आपके बैलेंस को इंक्रीज किया होगा, अब आपने अपने बैलेंस को ठीक करना है तो आप उसको डिक्रीज कर दोगे। बात क्लियर हो गई है? फिर अगर गलती से
बैंक ने आपको डेबिट किया, बेटा बच्चे अक्सर ये चीजें भूल जाते हैं कि बैंक ने डेबिट किया तो मैं ऐड करूं या लेस, बैंक ने क्रेडिट किया तो मैं ऐड करूं या लेस करूं, अगर अनप्रेजेंटेड है ऐड करो, क्योंकि जब वो नीचे वाला फॉर्मेट पढ़ते हैं तो बिल्कुल उलट सिचुएशन है। यहां पर एक मरतबा पढ़ने पर सर हिला देते हैं, ओ यस हाँ ऐसे करना है। जब आप लोग एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं आपको कुछ नहीं याद होता, ऐड की जगह पे लेस, लेस की जगह पे ऐड कर रहे होते हो, वहां पे सोच लेना। देखो भाई अगर अब बैंक ने मुझे डेबिट कर दिया, क्या किया होगा, मेरे बैलेंस को कम किया होगा ज्यादा किया होगा, कम कर दिया है, तो क्या मुझे खामोश रहना चाहिए कि यार बहुत अच्छा किया है तुमने, क्या मैं क्या कहूं, चलो बढ़ाओ मेरे बैलेंस को, जाके ऐड कर दो, जितनी अमाउंट से उन्होंने कम किया है जाके वापसी लिख दो। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, कोई इशू? लेकिन ये तो उस सिचुएशन में है ना जब रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, मतलब किसी और को करना था और हमें कर दिया, तो उस सिचुएशन में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, डबल इंपैक्ट के साथ लिखना, डबल इंपैक्ट के साथ जाके लिख, फिर सेम अमाउंट ना लिखना। अभी जो हमने पढ़ा ना अमाउंट इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक या डेबिटेड बाय बैंक, ये सेम अमाउंट के साथ आएंगे जितने से उसने एरर किया है। लेकिन अगर उसने साइड ही चेंज कर दी, डेबिट 100 से करना था और क्रेडिट सेम अमाउंट से आके किया, तो डबल इंपैक्ट के साथ जाना है डिफरेंस। लेकिन अगर अमाउंट से ही चेंज करते तो फिर आपने जो गलती की वो प्लस जो ठीक अमाउंट लिखनी थी वो, उनको मर्ज करके जाके लिखा। क्लियर? फिर डबल इंपैक्ट नहीं आना, फिर उसको मर्ज करके जाके लिखते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? और आई होप कि ये चीजें समझ आ गई। तो यहां पर देखें आपके पास एंड रिजल्ट क्या आ जाना है। अब देखो बेटा नीचे वाला फॉर्मेट बिल्कुल इसका उलट है, उसने एडजस्टेड बैलेंस कैश बुक से स्टार्ट लिया, जो अनप्रेजेंटेड थे इधर लेस हो रहे थे, दूसरी साइड पे जाकर अनक्रेडिटेड इधर ऐड हो रहे थे, इधर लेस कर दिए। यहाँ पर इनकरेक्टली क्रेडिटेड लेस हो रहा था तो यहाँ पर ऐड, और यहाँ पर डेबिटेड ऐड हो रहा था तो यहाँ पर लेस हो गए, और आपके पास बैलेंस आ जाएगा एज पर बैंक। पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा सिर्फ इसकी प्रैक्टिस है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने इसके एमसीक्यू सेल्फ टेस्ट जरूर सॉल्व कर लेने हैं। वहां से आप लोगों के अच्छे खासे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्यूरीज हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। और हम लोग चलते हैं जरा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को जरा अच्छे तरीके से पढ़ें। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, अब आप लोगों ने ना जब एग्जाम सेंटर में बैठे होने तो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ना है। भाई क्वेश्चंस की लेंथ वगैरह को देख के नहीं परेशान हो जाना, सिर्फ आपने ना एडजस्टमेंट्स करनी है। और वो एडजस्टमेंट किस तरह से होनी है देखें, सबसे एंड पे देखें पूछ क्या रहा है। What was the balance as shown by the before taking the items above into, बेसिकली कहता है यार बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या था। अब मैंने तो बीआरएस का स्टार्ट ही बैंक स्टेटमेंट से लेना था, ऐसा ही था, और उसी का बैलेंस मेरे पास नहीं है, तो भाई परेशान नहीं हो जाना, आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से ही स्टार्ट लेना, उसको एक्सपोज कर लेना। आपने अपनी अरेंजमेंट को नहीं चेंज करना, क्योंकि वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने उसको एज इट इज ही स्टार्ट लेना है, लेकिन सिर्फ फर्क किस चीज का आ जाएगा, आपने यहां पर लिख देना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और वो है एक्स, क्योंकि ये तो मैंने बताना है। फिर यहां पे देखें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिवील्स द बैंक रिकॉन्सिलिएशन, द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक बिफोर टेकिंग द आइटम्स बिलो इनटू अकाउंट इज, और ये क्या है ओवर। बेटा मैं जाकर अब आप लोगों ने जो वर्किंग करनी होगी वो जी, आप लोगों ने अपने पास एक कैश बुक बनानी है और उसमें ये बैलेंस लिख लेना है।
बेटा अगर ये पॉजिटिव बैलेंस हो तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, ओवरड्रॉन है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अपना बैलेंस कौन सी साइड पर देगी? तो भाई आपने क्रेडिट साइड पे 5670 ये अनएडजस्टेड बैलेंस। अच्छा जब एमसीक्यूज कर रहे होते इसके सामने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना आप लोगों ने। ओके अब देखें, कहते हैं बैंक चार्जेस 250 ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने कहा भाई नाराज क्यों होती हो, ये लो कैश बुक। देखो नहीं सोचना मैं ऐड करूं मैं लेस करूं। आपने जब टी अकाउंट बना दिया आपको पता है यार बैंक चार्जेस हैं, बैंक में से डिडक्ट हुए तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, सामने जाके रिकॉर्ड कर देने। क्लियर? ओके अच्छा फिर कहता है द बैंक हैज क्रेडिटेड, उसी टाइम सोचना है तो मुझे डेबिट करना चाहिए। बैंक हैज क्रेडिटेड तो मुझे डेबिट करना चाहिए, और फिर द अमाउंट इन एरर विद विच बिलोंग्स टू, मुझे डेबिट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंक की तरफ से एरर हो, बैंक की तरफ से मिस्टेक है। अब देखिए भाई बैंक वालों ने मुझे क्रेडिट करके मेरा बैलेंस इंक्रीज कर दिया, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक हमेशा लेस हो जाता है। तो हम उनसे कहेंगे भाई आपने गलती से ये हमें 40 रुपए दे दिए थे तो हमने 40 रुपए वापस दो। बात समझ आ गई? नेक्स्ट चेक पेमेंट टोटलिंग रुपीज 325 have been correctly entered in the but have not been presented for payment। पता चल गया unpresented checks, और unpresented checks लेस हो जाते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस हो जाते हैं अगर बीआरएस का स्टार्ट बैंक स्टेटमेंट से हो तो। यही तो मसला है, आप ऊपर नहीं बोले नीचे आके अनप्रेजेंटेड को ऐड करवा रहे हो, इसीलिए कहा था सेकंड फॉर्मेट नहीं पढ़ना। एक भैया आपके लिए एक ही फॉर्मेट है और आपने उसी के ऊपर रहना। क्लियर? तो आपके लिए अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा लेस होंगे, किस में से? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ओके तो भाई दूसरी सिचुएशन में इसका उलट, वहां पे यू टर्न ले लेना। ओके सपोज आपसे पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में कि भाई बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होंगे, कैश बुक के बैलेंस में अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होंगे, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस होंगे। क्लियर? अच्छा checks totaling rupees this have been correctly entered in the debit side of the cash book। तो भाई डेबिट साइड ऑफ कैश बुक है तो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे होने चाहिए, लेकिन कहता है have not been paid in at the बैंक, तो ये अनक्रेडिटेड है 540, ये ऐड कर देंगे। अब यहां से मुझे मिल जाएगा मेरा कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस। देखिए कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस मेरे पास कितना आ गया 59। अब यहां पर आकर ना मैं लिख दूंगा 5920, लेकिन नेगेटिव ओवरड्राफ्ट है। क्लियर? अब यहां से रिवर्स कैलकुलेशन करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या एक्स लेस 40 लेस 325 प्लस 445 इज इक्वल टू 5920। हाँ जी, और इसको जाके सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6100 ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट हुरैरा को क्लियर है? देखें एज एट सबसे पहले रिक्वायरमेंट व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2005। क्या एज ए 31 दिसंबर बैलेंस ऑन द एंटिटीज कैश बुक इज रुपीज दिस, और ये क्रेडिट, फिर से ओवरड्राफ्ट आ गया। ओके किस पर? भाई कैश बुक में है, क्रेडिट है तो ओवरड्राफ्ट है। क्या करना है? एग्जामिन द बैंक स्टेटमेंट रिव्यूज द फॉलोइंग। कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। बेटा स्टैंडिंग ऑर्डर्स हमेशा लेस होते रहते हैं हमारी कैश बुक में से, मतलब क्रेडिट साइड पे जाती हैं। ये हम लोगों ने बैंक को ऑर्डर किया हुआ होता है कि भाई ये पेमेंट्स हमारे बिहाफ पे कर दें,
तो स्टैंडिंग ऑर्डर है 180 का, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड तो कैश बुक में जाके रिकॉर्ड कर दूंगा। चेक पेड तो सप्लायर रुपीज दिस, हमने पे किए सप्लायर्स को, तो उन्होंने क्या किया होगा, प्रेजेंट नहीं किए। कस्टमर से जो चेक आएंगे वो अनक्रेडिटेड होते हैं, सप्लायर को जो चेक पेश किए जाते हैं वो अनप्रेजेंटेड होते रहते हैं। क्लियर क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे गए तो भाई ये देखें, कैश बुक का बैलेंस 3600 क्रेडिट है, साथ में स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया, इसका बैलेंस कितना बन गया 3780। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैंने बताना है। मेरे पास ये कौन से चेक्स आ गए, अनक्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड इसमें से ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी 2360, ऐसा ही है, ओवरड्राफ्ट नहीं 2360 ओवरड्राफ्ट, तो ये हमारे पास बैलेंस के तौर पे आ। क्लियर? इसे नेक्स्ट देखें, व्हाट वाज द रिजल्टिंग बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक हैज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 485 क्रेडिट। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, भाई कैश सेल्स कभी भी मेरी बैंक में नहीं जाती है ना, तो कहाँ जाती हैं, इंक्लूडिंग सेल टैक्स ऑफ रुपीज 150। कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि कैश सेल जो हुई है ये बैंक से हुई है या वाकई कैश से हुई है, क्योंकि चेक भी रिसीव कर लो ना यार। कैश सेल्स का बेसिकली मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि भाई आपने गुड्स ट्रांसफर की और उसी टाइम आपको अमाउंट रिसीव हो गई, चाहे इन द फॉर्म ऑफ चेक है चाहे इन द फॉर्म ऑफ कैश है, वो कैश सेल्स ही कहलाती हैं। ओके अच्छा, अब क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन देन टुक प्लेस इज कैश सेल्स इतनी इंक्लूडिंग सेल टैक्स ऑफ रुपीज 150। अब देखिए भाई ये अमाउंट भी तो मैंने रिसीव ही की होगी ना, मैं से सपोज कर रहा हूं कि मेरे ये बैंक में शामिल हुई होगी, ये ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास, कैश सेल से मैंने अमाउंट रिसीव की होगी। भाई जो बैंक अकाउंट है ना उसे कोई गर्ज नहीं है, मैंने सेल टैक्स रिसीव किया है, मैंने गुड्स रिसीव, कोई गर्ज नहीं है। लेकिन सेल्स में जाऊंगा ना तो सेल्स 1450 की नहीं होनी, इसमें 150 का सेल टैक्स शामिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक अकाउंट को। भाई बैंक में पैसे तो 1450 से ही आएंगे ना, बैंक ने डेबिट तो 1450 से होना है। हाँ ये अलग बात है कि मैं इसकी एंट्री कुछ यूं रिकॉर्ड करूंगा, बैंक डेबिट टोटल अमाउंट से, सेल्स क्रेडिट एक्सक्लूडिंग टैक्स और 150 का सेल टैक्स, ये एंट्री रिकॉर्ड। तो भाई बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट लिखनी है। बच्चे यहीं पे यही मिस्टेक करते हैं कि वो 1300 आके लिखते हैं। भाई सेल्स 1300 की रिकॉर्ड करना, टैक्स 150 का अलग है, लेकिन बैंक टोटल जाएगा। क्लियर है ये बात? रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ डेटर्स रुपीज, तो ये 2400 भी यहीं पर आया होगा। फिर पेमेंट्स की हम लोगों ने ऑफ डेटर्स, सॉरी डेट्स ऑफ रुपीज 1800 लेस 5% कैश डिस्काउंट। भाई मेरी बैंक अकाउंट को जरा भी नहीं गर्ज, मैंने डिस्काउंट रिसीव किया है। मैं जितनी अमाउंट अपने बैंक से पे करूंगा ना, मैं यहां से लेस उतनी अमाउंट करूंगा। तो आपसे कहता है लेस 5% कैश डिस्काउंट, तो हमने पेमेंट की, पेमेंट्स टू पेएबल्स ऑफ डेट्स ऑफ रुपीज 1800 लेस 5%। अब देखो डेट टोटल 1800 का है, टोटल डेट 18, उसमें से लेस करना है 5% कैश डिस्काउंट, तो फिर मैंने पेमेंट कितनी की होगी उसको 1720, ऐसा नहीं है 1710, 1710, तो यहां पर क्रेडिट 1710 होगा।
यहाँ पर उसने कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये नेट अमाउंट है। वो कहता है डेट है 1800 रुपए का, हमने पे किया लेस 5% कैश डिस्काउंट, तो मैं 5% कैश डिस्काउंट लेस करूंगा, तो मैंने उसको पेमेंट कितनी की होगी 1710। कहते हैं डिसऑनर्ड चेक, तो आपने ये फ्रॉम कस्टमर, तो भाई जब रिसीव किए होंगे तो कैश अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया होगा। अब जब डिसऑनर हो गए तो बैंक अकाउंट को जाकर क्रेडिट कर देंगे, ये डिसऑनर। तो अब बैलेंसिंग वैल्यू देखें, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, कितना बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड का 3850, और यहां पर देखें जी, ये माइनस करें तो 140, और ये क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर हो तो कौन सा बैलेंस होता है, तो ये आप, तो आपको मेरी ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं। अच्छा इसी, अब देखिए बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, तो आपने ओपनिंग को बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देना है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपने ट्रांजैक्शन देखनी है। बेटा कैश सेल अगर इधर उसने बताई है तो इसका मतलब आपने अमाउंट रिसीव कर ली है, और वो कहते हैं इसमें सेल टैक्स शामिल है, तो भाई मैं अपने बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर टोटल जितनी अमाउंट रिसीव की मैं वो लिखूंगा। फिर कहता है आपने कस्टमर से रिसीव किए 2400 रुपये, हमने वो जाके बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर कहता है आपने 1800 रुपये का एक डेट था, उसमें से 5% कैश डिस्काउंट किया और आपने पे कर दिया, तो भाई मैंने 1800 तो फिर नहीं पे किया ना, तो जितनी अमाउंट मैंने पे की मैंने उतनी अमाउंट से अपने बैंक अकाउंट को जाकर क्रेडिट कर दिया। फिर डिसऑनर चेक की बात करता है, तो डिसऑनर चेक के लिए ऐसे चेक जो मैं रिसीव कर चुका हूँ, तो जब रिसीव किया होंगे तो मैंने खुद को डेबिट किया होगा। अब डिसऑनर हो गए तो रिवर्सल डाल दें, खुद को क्रेडिट कर देंगे, और जाकर हमने अपना क्लोजिंग बैलेंस देखा तो अब वो क्रेडिट साइड पे आया। जो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 1405 क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग अगर क्रेडिट साइड पर है तो बेसिकली वो डेबिट बैलेंस है। बात समझ आ गई सब बच्चों को? इसी तरह से बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 अपने पास सॉल्व कर लेना है, और हमारा ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इस टॉपिक के साथ बेसिकली हमारी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अल्हम्दुलिल्लाह, और इस रिवीजन के सहारे अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियां अता फरमाए। अब आप लोगों का एक मॉक टेस्ट है जो कि कल है, आप लोगों का मॉक टेस्ट, और इसकी डिस्कशन मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जानी है, और वो डिस्कशन आप लोगों ने वहां से सुन लेनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।